बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आईसीई मतलब इंटरनल कंबशन इंजन की लड़ाई बस अभी शुरू ही हुई थी कि बीच में सीन में एंट्री हो रही है एक नए किरदार की, जिसे कि हाइड्रोजन कार्स कहा जाता है या हाइड्रोजन टेक कहा जाता है, जिसकी मदद से आप कार्स को फ्यूचर में चला पाएंगे। इनफैक्ट कुछ एक आज भी चल रही है। इस वजह से कुछ इलेक्ट्रिक मेकर्स जो हैं वो अपना असला तसला लेकर तैयार हो गए हैं और इसे एकदम स्टूपिड टेक्नोलॉजी बोलने लगे हैं। I don't want to turn this into a debate on hydrogen fuel cells because I just think that they're extremely silly. बट सिर्फ बोलने से स्टूपिड टेक्नोलॉजी तो हो नहीं जाती है ना। तो क्या है इसमें और कितनी अलग है ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और क्या इसका फ्यूचर भी है या नहीं है, जैसा कि टोयोटा क्लेम कर रही है कि फ्यूचर इसी का है और ये डिस्ट्रॉय कर देगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो कितनी सच्चाई है इसमें और क्या कुछ आपको जानने की जरूरत है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आईसीएन एक्सप्लेन के नए वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर मतलब ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स होंगे जो आपके रेगुलर व्हीकल में होते हैं, बट दो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं उनमें बदलाव किया जाता है। सबसे पहले एक बैटरी पैक होता है, एक बड़ा बैटरी पैक होता है जो कि किसी भी केमिस्ट्री से बन सकता है, लिथियम आयन से बन सकता है, सोडियम आयन से बन सकता है, किसी भी आयन से बन सकता है। तो वो एक बैटरी होगी जिसे कि फ्लोर पर बिछा दिया जाता है, गाड़ी के पूरे फ्लोर पे, और उसकी मदद से बेसिकली उसमें एनर्जी स्टोर की जाती है। आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से उसको चार्ज करते हो, फिर वो चार्ज हो जाती है। वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक मोटर में पहुंचाई जाती है। अब वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो बेसिकली इंजन वाला काम कर रही है। जहां पर बैटरी आपके फ्यूल वाला काम कर रही है, जो पेट्रोल और डीजल वाला काम कर रही है, वहीं पे इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपके इंजन वाला काम कर रही है, जिसकी वजह से आपके जो व्हील्स हैं वो चलते हैं और आपकी गाड़ी चलना शुरू करती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जा सकते हो। तो हो गया सिंपल कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार्स की, जो कि टेक्निकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हैं, बस इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, कुछ कंपोनेंट्स अलग हैं। कौन से कंपोनेंट्स अलग है? जहां पर आपको बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक प्रॉपर बड़ी बैटरी पैक नजर आता है, उसकी जगह वहां पर हाइड्रोजन सिलेंडर्स प्लेस किए गए हैं, जो कि एकदम रोबस्ट होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग बनाए जाते हैं। अब स्ट्रांग क्यों बनाए जाते हैं वो हम थोड़ा आगे समझेंगे, बट एक ये समझ लीजिए कि उसके अंदर आपके सिलेंडर्स होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जाता है। अब वो जो हाइड्रोजन गैस है वो टेक्निकली केमिकल एनर्जी है। अब उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको बीच में एक डिवाइस चाहिए। अब उस डिवाइस को कहते हैं फ्यूल सेल स्टैक। आपका हाइड्रोजन गैस सिलेंडर से एनर्जी फ्यूल स्टैक से होते हुए आपकी मोटर में जाती है। मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल तो हुआ है, बट ये जो फ्यूल सेल स्टैक है इसके अंदर जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है एक केमिकल रिएक्शन से। और इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन कार्स होती हैं इन्हें FCEV भी कहा जाता है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ऐसी गाड़ियां हम ऑलरेडी कई सारी देख चुके हैं, मतलब दो तीन जो प्रोमिनेंट है वो हम देख चुके हैं, जिसमें टोयोटा की मिराई है, इसमें ह्यूंडई नेक्सो है, होंडा क्लैरिटी है। तो ये तो हो गई बात फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जिस पर कि मैं ऑलरेडी कार्स के नाम बता चुका हूँ। वो आ चुकी हैं और बहुत ही लिमिटेड मार्केट्स में, बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में बिक रही हैं। इनफैक्ट हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं मिस्टर नितिन गडकरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो भी आजकल इसी मतलब एक गाड़ी से घूम रहे हैं, ऐसी एक गाड़ी से घूम रहे हैं, टोयोटा मिराई। पर अब जो टोयोटा है वो उससे एक कदम थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। इन्होंने बोला है कि भैया ठीक है, हम हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल करेंगे, बट जो हमारे ट्रेडिशनल इंजन्स हैं जो कि 4 स्ट्रोक प्रोसेस में काम करते हैं, कंबशन प्रोसेस से काम करते हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और हाइड्रोजन गैस को सीधा इंटरनल कंबशन में पहुंचा देंगे। और ऑक्सीजन को जैसे ट्रेडिशनली हम लेते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स पे, वैसे ही इस्तेमाल करेंगे और उससे हम गाड़ियां चलाएंगे, जिससे कि कंबशन इंजन्स जो है उससे उन्होंने एक और चीज़ अचीव की है जो एंथुजियास्ट काफ़ी एंजॉय करते हैं कि एग्जॉस्ट से एक मधुर आवाज़ आती है। वो मधुर आवाज़ भी आपके आती रहेगी और साथ में जो वेस्ट होगा वो सिर्फ सिंपल ड्रिंकेबल वाटर है। एक्चुअली जो उससे एग्जॉस्ट पाइप से पानी निकल रहा है उसको आप लिटरली पी भी सकते हो, वो इतना क्लीन होने वाला है। तो अब जब आप कंपेयर करते हो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को और हाइड्रोजन कंबशन इंजन या फिर हाइड्रोजन FCE व्हीकल्स को अगर आप कंपेयर करते हो, तो वो जो इंजन हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ हैं एनवायरनमेंट के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। और ऑफ कोर्स इनमें एक्सट्रैक्शन भी जो है लिथियम का, क्योंकि लिथियम की भी जो स्टोरेजेस हैं वो ऐसा नहीं है कि अनगिनत है। पर हाइड्रोजन की जब बात आती है तो हाइड्रोजन एक ऐसा
एलिमेंट है, मतलब हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है। दूसरा, इंटरनल कंबशन इंजन जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप जो नेचर को सेव करने की बात कर रहे हो या एनवायरनमेंट को सेव करने की बात कर रहे हो, वो वाले भी अचीव हो रहा है और ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव हो रहा है। बस हाँ, उसके अंदर एक कैच ये है कि जो हाइड्रोजन निकाली जाए वो ग्रीन तरीकों से निकाली जाए, वो ग्रीन हाइड्रोजन हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर आप वहीं पे फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि ग्रे हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, कि वो फॉसिल फ्यूल की मदद से अगर आपको ज़्यादा संख्या में निकालना है तो हाइड्रोजन निकल जाता है। सिंपल सी बात है कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ऑफ कोर्स अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर बताएंगे, और जो आपके हाइड्रोजन पे काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो उसको बेहतर बनाएंगी। पर हाइड्रोजन जहां पर पहले बहुत कम लिमिटेड लोगों ने काम किया है, और आपको पहले बता दूं कि ये बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सेंचुरी से इसका इस्तेमाल हुआ है, बट जो पहली बार फंक्शनल तरीके से ढंग से इसका इस्तेमाल हुआ वो एक्चुअली BMW ने किया। लगभग 20 साल पहले उन्होंने अपनी एक हाइड्रोजन कार निकाली। उसका एक इनफैक्ट हाइड्रोजन पे एक और गाड़ी निकाली, आई थिंक हाइड्रोजन 7 और H7 उसको वो बोलते थे, वो भी निकाली, बट वो कुछ फंक्शनल रीजंस की वजह से, कुछ कमियों की वजह से और कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हो पाई उनसे, उसकी वजह से वो ज़्यादा डिमांड भी क्रिएट नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। और अभी इस टाइम पर एक्चुअली आप हाइड्रोजन की बात करोगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियों की भी बात करोगे तो बहुत महंगी आती है। बट जैसी डिमांड बढ़ेगी ऑफकोर्स वो वाला जो एक चीज़ है उसको दूर किया जा सकता है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी इसके हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। बट अब सीरियसनेस जो है वो हमें नजर आ रही है। कैसे? अब BMW वापस से हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम करना जा रहा है और वो टोयोटा के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पर कुछ जो हैवी मशीनरी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या हैवी ड्यूटी व्हीकल्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। JCB इसमें आ रहा है, अशोक लेलैंड इसमें आ रहा है, BMW ऑलरेडी काम कर रहा है, Hyundai काम कर रहा है, होंडा काम कर रहा है, टोयोटा काम कर रहा है, और कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली इसको पुश भी कर रही है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो एक्चुअली चाहते हैं कि अगर हाइड्रोजन को सेफली हम बना सकते हैं तो फिर ये ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के तौर पर साबित हो सकती है। अब सेफली की जब बात आती है तो वो ऐसा क्यों है? देखिए, हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत ही ज्वलंत एक गैस है, मतलब हाईली इनफ्लेमेबल है। अगर इसका लीक हो रहा है तो टेक्निकली इट कैन बिकम अ हाइड्रोजन बॉम्ब और उससे बहुत बड़ा धमाके हो सकते हैं। बट अब इसको दूर करने के लिए टोयोटा ने उस पर भी काम किया है कि जो टैंक्स होंगे या फिर जो इंजन के कंपोनेंट्स होंगे उनमें कई सारे चेंजेस हैं। क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले तो हाइड्रोजन टैंक्स को जो है वो ज़्यादा बेहतर मटेरियल से बनाया गया है। इंस्टेड ऑफ रेगुलर योर स्टील, एल्यूमिनियम या जो बाकी मटेरियल यूज होते हैं उनको ना इस्तेमाल करके टोयोटा ने 3 लेयर स्ट्रक्चर पे काम किया है, जिसमें सबसे पहले एक एंटी लीकिंग लेयर बनाई है जो कि नायलॉन जो होता है उसको इस्तेमाल किया है, नायलॉन रेजिन आप उसे बोलते हो, उसका इस्तेमाल किया है। फिर एक ऑल कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें भी इन्होंने ये चीज़ का ध्यान रखा है कि उसकी भी जो आउटर है, जो एक्सटीरियर है उसको लेयरिंग या जो प्रोटेक्शन दी गई है वो कार्बन फाइबर से दी गई है, जिससे कि एक तो इसका वेट जो है वो कम हुआ है, दूसरा ये सुपर स्ट्रांग हुआ है। तो जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हो, स्पेशली सिलेंडर स्ट्रेंथ की बात करते हो, चाहे आप CNG या LPG सिलेंडर्स की बात करते हो, तो उनको PSI में या बार्स में काउंट करते हैं। तो जो टोयोटा ने अभी जो सिलेंडर बनाए हैं अपनी हाइड्रोजन कंबशन इंजन्स के लिए या हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कार्स के लिए बनाए हैं, वो 10,000 PSI या 700 बार के ग्रेड वाली है। दैट मीन्स सुपर स्ट्रांग है। और इनफैक्ट ऐसी टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर अगर लीक इफ इन केस कभी हो भी जाता है तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है उससे उसका कनेक्शन जो है कट हो जाए, जिससे कि इंटरनल कंबशन चलना ही बंद हो जाए, जिससे कि आप एक बड़ी अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है उससे बच पाएं। पर उन टेक्नोलॉजीज पर और ज़्यादा काम होना अभी बाकी है, बट ये मोटे मोटे तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनल कंबशन जो इंजन है उनमें भी उनके जो कंपोनेंट्स उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप चाहे पिस्टन्स की बात कर लीजिए, आप रॉड्स की बात कर लीजिए, जो पिस्टन रॉड्स होती हैं, आपके जो इंजेक्टर्स हैं हाइड्रोजन गैस के हिसाब से बने, जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन दे सके और ओवरऑल जो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा रोबस्ट बनाया गया है। तो एक रोबस्ट सिलेंडर प्लस रोबस्ट इंजन स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, या फिर उसके कंपोनेंट्स, जिसकी मदद से आप सेफ्टी जो है उस वाले कंसर्न को दूर कर पाएं। और उसमें टोयोटा अभी तक सक्सेसफुल भी हुआ है। इनफैक्ट कई लाख किलोमीटर ये लोग अपनी गाड़ी को टेस्ट भी कर चुके हैं। दे आर सुपर कॉन्फिडेंट। जो 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन पे बने जो आपका हाइड्रोजन कंबशन इंजन है वो दिखाया था, उसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाया था।
ほど違いはないですね。普通のエンジンに感じます。だからこういうエンジンって思っちゃうと思います。 नाउ द बिग क्वेश्चन, हाइड्रोजन कार्स और ईवीज में से रेंज किसकी बेहतर है? रेंज के मामले में एक्चुअली दोनों बराबर है। कुछ एक ईवीज आपको फुल चार्ज में 500 से 550 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर देती है और Hyundai नेक्सो जैसी हाइड्रोजन कार आपको 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज ऑफर कर देती है। पर इलेक्ट्रिक कार्स की मेन दिक्कत उनका चार्जिंग टाइम है। अगर आप एक सुपर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले लें और उसको अल्ट्रा फास्ट चार्जर डीसी से चार्ज करें तो भी आपको कम से कम 30 से 45 मिनट लगेंगे और स्लो चार्जर से तो कम से कम 10 से 12 घंटे गए। पर एक हाइड्रोजन कार में हाइड्रोजन फिल करने के लिए हार्डली खींच खांच के 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। तो दिक्कत क्या है? अब दिक्कत, जैसा कि मैंने आई थिंक पहले ही मैंने थोड़ा बता दिया कि दिक्कत ये है इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पर कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इनिशिएटिव्स ले रही हैं। जैसे मैंने बोला कि जर्मनी, जापान, अब तो चाइना भी इसमें कूद गया है, यूएस इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, साउथ कोरिया काम कर रहा है और इंडिया भी इसको लेकर सीरियस है। तो जब इतने बड़े मार्केट्स इसको लेकर सीरियस हो रहे हैं तो डेफिनेटली इसको मास मार्केट बनने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सबसे बड़े मार्केट्स की बात कर ली है जो ऑटोमोबाइल के अंदर हैं। तो ये बस थोड़े, वो बोलते हैं ना कि एक थोड़े कुछ 5-10 साल की ही बात है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि हाइड्रोजन जो कार्स हैं वो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर साबित हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सामने भी और इंटरनल कंबशन इंजन्स के सामने भी जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट हाँ, टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि इस पर और अगर ढंग से रिसर्च होके प्रॉपरली फंक्शनल कार्स, प्रोडक्शन कार्स अगर हम देख पाएंगे और मार्केट में चल रही है, एफसीवीज तो ऑलरेडी चल रही हैं, बट अगर हाइड्रोजन कंबशन इंजन वाले भी हम देख पाएंगे और अगर हमारे सामने चल रही होगी, आई थिंक इट विल गिव सो मच कॉन्फिडेंस। और हाइड्रोजन वैसे भी अबंडेंस में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको ऐसा भी नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा लिथियम के जैसे या पेट्रोल डीजल की जैसे या क्रूड ऑयल की जैसे, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना सबसे पहले तो ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिए। उन लोगों को बताइए जो कि ईवी को बहुत ज़्यादा सेफ बताते हैं और बाकी टेक्नोलॉजीज़ को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए भी ज़्यादा काम वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।